हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल एडू एरेना कोटा पर। जैसा कि मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का आज एक बोर्ड के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस को देखते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि अभी तक हम लोगों ने, मैं लास्ट क्लास में भी बता के गया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता क्यों है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कभी भी हमारे पास कोई चार्ज होता है, ठीक है, कोई चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो हमने देखा कि फील्ड बनता है किसी चार्ज की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है बेटा, किसी चार्ज की प्रेजेंस की वजह से। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइन पास होगी ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे फील्ड लाइन पास होगी। तो फील्ड लाइंस क्या होगी? इस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी कि यहाँ से पास होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट से पता लगा है, ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्टली पता लग चुका है। ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज से बाहर जाती हुई नज़र आती है। ये हम कैसे पता करते हैं कि हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यदि मान लीजिए वो चार्ज से दूर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ये चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन हम लोगों को इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, हम लोग ये बोलते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनती है कि वह उस चार्ज से दूर जाती हुई नज़र आए। ठीक है, कैसी नज़र आए आपको? दूर जाती हुई। समझे कि नहीं समझे? यानी कि इस चार्ज से आपको दूर जाती हुई नज़र आए। ये कौन सा चार्ज हो गया बेटा? ग्रीन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब मान लीजिए सर नेगेटिव चार्ज की वजह से, अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि कैसा बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है आपके सामने, ये नेगेटिव चार्ज, तो इससे फील्ड लाइंस कैसी होगी बेटा? इससे फील्ड लाइंस होगी इस चार्ज के पास आती हुई। ठीक है, यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ से रेडियली आउटवर्ड और यहाँ से रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दिखाओगे ई वेक्टर से। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, थोड़ा आपने भी पढ़ा होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना क्या इम्पोर्टेंट होता है? उसकी डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक ई जो है नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अब एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ होती है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड में, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर कितना फील्ड का इफेक्ट होगा। इट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। ओके, पहली चीज़ तो ये आपको याद समझ में होगा कि ये फील्ड लाइन जो है वो इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक है बेटा, अब हम ये देख रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग ई वेक्टर। इसकी फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? तो आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि यहाँ पर यदि मेरे को फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर, तो मुझे ई वेक्टर का वैल्यू निकालना है। वो आता है आपका KQ/R²। आता है ना? आता है कि नहीं आता? तो KQ/R² क्या होगी? आपका आर डिस्टेंस पर, आर क्या है? किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर, तो आर का स्क्वायर इंटू के इंटू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो
ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ओके सर, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा? तो नेगेटिव चार्ज की वजह से देखो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए मैं आपसे पूछा आर डिस्टेंस पर बताओ सर, ये और ये आर सेम है, तो ई का वैल्यू कितना आएगा? मैग्नीट्यूड वाइज आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज आएगा आपके पास KQ/r²। मतलब सर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से कोई अलग अलग फील्ड नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सेम फील्ड आएगा। ठीक है, फील्ड क्या आएगा? सेम। बस इस पॉइंट पर आपका फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, आप देख रहे हैं आप यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर जाता हुआ, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड पास आता हुआ, तो ये फील्ड पास आ रहा है आपके सामने, आ रहा ना फील्ड पास में, ये बराबर, ये समझ में आया? अभी क्या मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मेरे को बराबर बराबर बोलने की आवाज़ है, आदत सी हो गई है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ लोगों से बात करता हूँ तो उनकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता हूँ, इस वजह से। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं बेटा, अदरवाइज़ हम रहने वाले तो कोटा के हैं, तो चीज़ें होती है वैसी, आदत सी हो गई है। अब ई वेक्टर, ई वेक्टर का फॉर्मूला आप क्या रख सकते हैं याद? KQ/r²। पॉजिटिव फील्ड की वजह से, पॉजिटिव फील्ड की वजह से दूर जाता हुआ नज़र आएगा, और नेगेटिव फील्ड की वजह से कितना आएगा? पास आता हुआ नजर आएगा। दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड वाइज ऑलवेज बी करेक्ट। ओके, ये चीज़ है। कई लोग आपने NCERT में भी देखा होगा, ई वेक्टर बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ओके, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आर इस डायरेक्शन में है, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना, क्योंकि देखो आप सब जान रहे हैं कि आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? सब जानते हैं, न्यूटन पर कूलाम होगी। कि क्यों? क्योंकि देखो आपके सामने जस्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर ही, ये देखो फोर्स न्यूटन में होता है, टेस्ट चार्ज का वैल्यू कूलाम होगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्म कितना होगा? देखो आपको बहुत अच्छे से पता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होगी बेटा, तभी आपको हेल्प कर पाएगी। इसका मैग्नीट्यूड वाइज तो आप क्या करोगे? यूनिट वेक्टर लगा दोगे, और यूनिट वेक्टर को मैं लास्ट क्लास में भी बताया आपको। क्या बताया यूनिट वेक्टर के बारे में? क्या बताया यूनिट वेक्टर के बारे में मैं आपको? कि देखो यहाँ लिखता मैं, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड, सॉरी, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? KQ/r वेक्टर डिवाइडेड बाय r, और r² ऑलरेडी था, तो यह आपको ये भी देखने को मिला होगा, KQ/r वेक्टर डिवाइडेड बाय r³ मिला होगा ना? ठीक है बेटा, ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। और ये फॉर्मूला, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है बेटा? ये पॉइंट चार्ज के लिए, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। देखो आपको थोड़ा स्लो लगता है तो थोड़ा स्पीड में भी करके देख सकते हैं आप, और आपको कोई डाउट है तो बिंदास आप इस पर कमेंट करिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा आपको पर्सनली। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में क्या जानते हैं? मान लीजिए एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस O पॉइंट पर एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक है, और इसमें से मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव। तो मैं पूछता हूँ इस O पॉइंट पर फील्ड कितना होगा? तो आप सबको पता है, आप सब जानते हैं
कि यदि ये R1 डिस्टेंस है और ये R2 डिस्टेंस है और ये R3 डिस्टेंस है, और ये R4 डिस्टेंस है, समझ रहे हैं? तो आप क्या लिखोगे, इसकी वजह से E1 वेक्टर आएगा, इसकी वजह से E2 वेक्टर आएगा, इसकी वजह से E3 वेक्टर आएगा, इस तरीके। भाई अलग अलग चार्ज तो अलग अलग फील्ड आएगी ना बेटा, आएगी कि नहीं आएगी? तो ई नेट ही लिखना तो क्या है, ई नेट लिखना ही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। फिजिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किसी पॉइंट पर आप किसी अनादर ऑब्जेक्ट या अनादर फिनोमिना की वजह से क्या इफेक्ट देख रहे हो। जैसे 4 लोग खड़े हुए हैं अपने आजू बाजू में, ठीक है, और अपन खड़े हैं बीच में, तो उन चारों लोगों का क्या इन्फ्लुएंस होगा अपने पर, और नेट इन्फ्लुएंस क्या होगा, ठीक है। जैसे कोई लड़की खड़ी है बाजू में, कोई लड़का खड़ा है उसके बाजू में, और कोई लड़का खड़ा है उसके बाजू में, और एक लड़की और खड़ी है बाजू में, तो हम किधर जाएंगे, हमारा नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगा, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। यहाँ पर चार्ज है, कहीं पर मास होगा, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाएगी। तो ई वेक्टर मान लीजिए, तो ई नेट का मतलब बोले तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, 1 2 3 4 चार्ज है, तो चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस O पॉइंट पर, आएगा कि नहीं आएगा? इस O पॉइंट पर चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं बेटा, KQ/R², आया ना? तो KQ/R² बताया मैंने, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबका वेक्टर सम होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है बेटा, यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अभी तक 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि किसी भी पॉइंट की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका KQ/R²। होगा कि नहीं होगा? क्या होगा बेटा? KQ/R²। ये तो आपको याद रखना है, भूलना ही नहीं है आज की क्लास से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सॉरी थोड़ा हॉर्न वगैरह की आवाज़ आ जाती है, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन कराता मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता। मान लीजिए आप 1 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ रखे हैं, ठीक है, और 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ रखें, वो भी -2 माइक्रोकूलम का। तो बताइए इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जबकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। ओके, E बराबर KQ/R²। ये इसमें इस फॉर्मूले में चार्ज आपको कूलाम में रखना होता है, ठीक, और R आपको मीटर में रखना होता है। ये इसकी ब्यूटी है, स्पेशलिटी है कि आपको रखना पड़ेगा। और आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले की क्लासेस में, K का वैल्यू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू होती है। तो अब मुझे एक बार बताइए, इस पॉइंट पर ये इसके बिल्कुल मिड में है बेटा, ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी 1 मीटर है। अब एक बात बताइए मुझे बेटा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा। डन? आपके डायरेक्शन सेम होगी दोनों तरफ, होगी कि नहीं होगी? तो देखो इस वाले पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो हम ये देखते हैं, हम ये बताते हैं आपको कि इस डायरेक्शन में होगा। तो आप बताइए मेरे को, ई नेट का वैल्यू कितना होगा बेटा? ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, होगा कि नहीं होगा?
और दोनों सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो पहले वाले का क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का भी होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक का चार्ज कितना, के, ठीक है, और आर स्क्वायर बाहर कॉलम कॉमन ले लूँ, दोनों का चार्ज अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि आर का वैल्यू कितना है, दोनों का 1 सेंटीमीटर है, ठीक। तो देखो 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 100, आर बराबर 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर हो गया, हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं आपका आर का वैल्यू हो गया 10⁻⁻² मीटर, सॉरी 10⁻², प्लस तो आर को आप लिखोगे 10⁻⁻² मीटर। दिस इज योर आर, दिस इज योर आर, ओके। यहाँ पर देखो के का वैल्यू 9 × 10⁹ लिखोगे, आर का वैल्यू होगा 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। पहले वाले का चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, और 10⁻⁻⁶, सॉरी थोड़ा कीचड़ पिचड़ हो गया, और दूसरे का कितना है 2 × 10⁻⁻6। सर यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे क्या? मैं उस दिन भी बताया आपको के क्यू बाई आर स्क्वायर जब मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो इसको विद साइन नहीं लिखना होता, इसको डायरेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ से देखो रिजल्ट, जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा 2.7 × 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप खुद से कैलकुलेट करिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल बोर्ड आ रहा है आपका, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। डन। चलो मैं आपको एक हिंट देता और क्वेश्चन देता, आप क्वेश्चन करिएगा, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन दे के जाता मैं आपको, बस उसका आइडिया दे के जाता है। एक स्क्वायर है आपके सामने, ठीक है बेटा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, इस पर आपसे पूछा है कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज। तो ई नेट, इसको मान लीजिए आप ए बी सी और डी, ई नेट 8C कितना होगा ये पूछा आपसे। मान लीजिए ये स्क्वायर है तो इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू भी ए है, इसका वैल्यू भी ए है, और इसका वैल्यू भी ए है। अब आपको पता है कि आपके इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये चार्ज भी तो इफेक्ट करेगा ना आपको, करेगा नहीं करे? तो एक बात बताओ, हमेशा सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करते हैं ना, तो इस चार्ज की वजह से तो ऐसा फील्ड बनेगा, बनेगा नहीं बने? अब एक बात बताओ, इसके लिए ई का वैल्यू लिखोगे तो कितना, के क्यू बाय आर, कितना है दोनों के बीच का, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ही तो लिखते हैं अपन, लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो कितना लिखेंगे, ए का स्क्वायर, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस भी ए है, तो इसके लिए कितना लिखोगे बेटा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस नहीं पता आपको, अब मुझे जहाँ तक पता है आप मैथ्स के या बायो के स्टूडेंट हो गए, तो आपको ट्राइंगल की बीच की डिस्टेंस पता, स्क्वायर के बीच की डिस्टेंस आपको पता होगी, होती है √2 × a, √2 × साइड। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ई का वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाय √2ab, दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस √2a है। फाइनली कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू बाय 2a²। अब आपको वेक्टर करना आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा, और क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, और एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल है। तो जब ये और ये सेम है तो कैसे लिखते थे, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा कितना है, cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ओके। ए इसको भी ई मान लेता हूँ, क्योंकि ये और ये सेम है मेरे सामने, है या नहीं है? तो इसको मैं ई मान लेता हूँ बेटा, इसको क्या मानता हूँ मैं, ई, दिस इज ई एंड दिस इज ऑल्सो ई, दिस इज ई एंड दिस इज ऑल्सो ई।
तो ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा 2e स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो हो जाएगा √2e। यानी कि इस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट आया √2e। और आपको पता है ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है। इसको कितना लिखोगे आप, देखो ये देखना, ये तो e के बराबर है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा e/2। ओके, अब देखो आप सब ऐड कर सकते हैं √2e प्लस e/2, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा कि नहीं होगा, फाइनल आंसर। ओके डन। देखिए ये समझ में आया आपको। एक और चीज़ मैं आपको बताता, मान लीजिए, चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है ये पढ़ेंगे, और कुछ फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे जो हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे जो हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में तो मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला डेरिवेशन करवाऊँगा आपको। क्या करवाऊँगा, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करवाऊँगा आपको, जो आपके बोर्ड में आता ही है। ठीक है भाई, जो आपके बोर्ड में आता है।